दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं भारतीय संसद। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। ठीक है, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। अब इनके बारे में उल्लेख अपन देखेंगे। तो आज की वीडियो में लोकसभा डिस्कस करें तो सबसे पहले लोकसभा की सीटें देख लेते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती है? 550 होती है। अधिकतम कितनी है? 550। इनमें मनोनीत कितने हैं? 0। निर्वाचित कितने हैं? 550। सारे के सारे निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं नहीं है, 0 है। ठीक है, राज्यों से कितने होते हैं? 530 राज्य से होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 550। निर्वाचित कितने होते हैं? 550। राज्यों से कितने होते हैं? 530। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होते हैं? 20। ये तो है अधिकतम। और वास्तविक स्थिति देखें तो 543 है। कितनी है लोकसभा में अभी वर्तमान में? वास्तविक स्थिति 543 सदस्य है। ठीक है, राज्यों से कितने हैं? 524 है। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं? 19 है। 524 कितने? 524 किससे? राज्यों से। केंद्र शासित प्रदेशों से 19 है। अब केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से 7 है और जम्मू कश्मीर से 5 है और बाकी 7 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेश 19 है, दिल्ली से 7 है, जम्मू कश्मीर से 5 है और अन्य से कितने हैं? 7 है। अब आगे चलते हैं, मैंने लोकसभा के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है। मूल संविधान में अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 550 थी, निश्चित थी। यानी मूल संविधान में कितनी थी? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 550 है। ध्यान में, वर्तमान में कितनी है? 550। मूल संविधान में कितनी थी? लोकसभा की सदस्य संख्या 500 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 550 है। इसके अलावा क्या चीज़? इसके अलावा 2 सदस्य अंगल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा इसके अलावा 2 सदस्य अंगल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किए जाते थे। 331 के तहत मनोनीत किए जाते थे, किंतु 104वें संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 से लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में अंगल भारतीय सदस्य मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यानी 2 अंगल भारतीय सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान था अनुच्छेद 331 के तहत, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन 2020 से लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में अंगल भारतीय सदस्य मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब देखा जाए तो ये 550 जो वर्तमान में सदस्य ये सारे के सारे कौन से हैं? निर्वाचित है। पहले इसमें 2 और होते थे, टोटल 552 होते थे, लेकिन वर्तमान में कितने? वर्तमान में 550 है। लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 550। आगे आरक्षण के बारे में ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एससी के लिए 84 और एसटी के लिए, एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए 84 और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों को आरक्षित किया गया है। एससी के लिए 84 और 47 सीटें किसके लिए? 47 सीटें एसटी के लिए। ये अपन को ध्यान रखना है। एससी के लिए तो कितनी है? 84 है अनुसूचित जाति के लिए, और एसटी के लिए कितनी है? 47 सीटों को आरक्षित किया गया है। 106वें संविधान संशोधन 2023 द्वारा लोकसभा व राज्यसभा महिलाओं के लिए 106वें संविधान संशोधन 2023 के द्वारा लोकसभा व राज्यसभा महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों को आरक्षित किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों को आरक्षित किया गया है, जो 26 जनवरी में होने वाले परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। 106वें संविधान संशोधन 2023 द्वारा लोकसभा व राज्यसभा महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों को आरक्षित किया गया है, जो 2026 में होने वाले परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। आगे लोकसभा सदस्य की योग्यताएं। लोकसभा की सदस्य योग्यताएं अनुच्छेद किसमें? 84 में। लोकसभा सदस्य योग्यताएं अनुच्छेद 84 में। तो इसमें क्या है? योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। ये मेन योग्यता है। ठीक है, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिवेशन अनुच्छेद 85 के तहत
राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करेगा। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार, कम से कम कितनी बार, 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करेगा। और 2 बार जब अधिवेशन करेगा तो इनके बीच का गैप 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करेगा। इसकी गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य का 1/10 भाग होना आवश्यक है। इसकी गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना आवश्यक है। और इस प्रकार लोकसभा गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या 55 है, क्योंकि कुल 550 है, इसका 1/10 55 होता है। इस प्रकार लोकसभा में गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या 55 है। पदाधिकारी, पदाधिकारी के बारे में ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष, लोकसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अगली लोकसभा की प्रथम बैठक, अगली लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पूर्व तक अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अगली लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पूर्व तक अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उन्हें लोकसभा के सदस्य 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद साधारण बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर पद से हटा सकते हैं। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उन्हें लोकसभा के सदस्य 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटा सकते हैं। यानी कार्यकाल अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का 14 दिन पूर्व सूचना देकर पद से हटा सकते हैं, साधारण बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर पद से हटा। और आगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वासुदेव मावलंकर, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। अब आगे चलते हैं अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। तो सबसे ज़्यादा देखो महत्वपूर्ण लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार और कार्यों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। बराबर मत के समय निर्णायक मत देना, बराबर मत के समय निर्णायक मत देना, यानी जब दोनों बराबर वोटिंग आ जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष का जो मत होता है वो दिया जाता है, वो निर्णायक मत होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। बराबर मत विभाजन के समय निर्णायक मत देता है। और गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करता है। गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करता है। ये लोकसभा अध्यक्ष के महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे कार्य, वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा की बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। वह दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय किया करता है। वह सदन में अव्यवस्था फैलने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित करता है। लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर तथा त्रिअंकुश लोकसभा की स्थिति में, राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर तथा त्रिअंकुश लोकसभा की स्थिति में अपने विवेकानुसार लोकसभा का विघटन कर सकता है। अपने विवेकानुसार लोकसभा का विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर तथा त्रिअंकुश लोकसभा की स्थिति में अपने विवेकानुसार लोकसभा का विघटन कर सकता है। विघटन के बाद पुनः लोकसभा चुनाव द्वारा नई विघटन के बाद पुनः लोकसभा चुनाव द्वारा विघटन के बाद पुनः लोकसभा चुनाव द्वारा नई लोकसभा का गठन किया जाता है। नई लोकसभा का गठन किया जाता है जो पूर्ण काल के लिए गठित होती है, जो पूर्ण काल के लिए गठित होती है। विघटन के बाद पुनः लोकसभा चुनाव द्वारा नई लोकसभा का गठन किया जाता है। विघटन के बाद पुनः लोकसभा चुनाव द्वारा विघटन के बाद पुनः लोकसभा चुनाव द्वारा नई लोकसभा का गठन किया जाता है।
जो पूर्ण काल के लिए क्या होती है, गठित होती है। विघटन के बाद पुनः लोकसभा चुनाव द्वारा नई लोकसभा का गठन किया जाता है, जो पूर्ण काल के लिए क्या होती है, गठित होती है। लोकसभा की विशेषताएं, विशेष शक्तियाँ, लोकसभा की विशेष शक्तियाँ, धन विधेयक या फिर इसी को बोलते हैं वित्त विधेयक एवं अनुदान की मांगों को केवल लोकसभा को प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक बोल दो या फिर क्या बोल दो, वित्त विधेयक। धन विधेयक, वित्त विधेयक एवं अनुदान की मांगों को केवल लोकसभा को ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक एवं अनुदान की मांगों को केवल लोकसभा को प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक विस्तृत एवं शक्तियाँ प्राप्त है। धन विधेयक या वित्त विधेयक अनुदान की मांगों को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट, धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक,